नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी में वर्णमाला से संबंधित है। इससे पहले हमने हिंदी भाषा का सामान्य अध्ययन इसके बारे में अध्ययन किया था। तो वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। वर्णमाला में वर्ण का अर्थ क्या होता है या वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछी जाए तो आपको ध्वनि बताना है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो आपको वर्ण बताना है। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए तो ध्वनि बताना है। अब यहां पर हम बात करते हैं वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर नंबर एक, स्वर, और नंबर दो व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कौन होते हैं? यानी जो हमारी वर्णमाला होती है वो दो प्रकार के वर्णों से मिलकर के बनी होती है, स्वर और व्यंजन से। अब स्वर की बात करें तो यहाँ पर जो हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं ये दो भागों में पढ़ेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे स्वर की, और फिर उसके अगली वीडियो में हमारी जो चर्चा होगी वो व्यंजन पर चर्चा होगी। स्वर की बात करें तो स्वर का अर्थ क्या होता है, और अगर स्वर की परिभाषा पूछी जाए तो स्वर की परिभाषा क्या होगी? तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, यानी जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं या जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वर कहलाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे स्वर के वर्गीकरण पर। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण हम पहले तो हम करेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। और नंबर तीन प्लुत स्वर। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, या कह सकते हैं जो हमारे एक मात्रा वाले स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है? ह्रस्व से दो गुना। ह्रस्व से दो गुना समय लगता है। और प्लुत में क्या होता है? ह्रस्व जो दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। दीर्घ से भी अधिक समय लगता है।
दीर्घ से भी अधिक समय। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनमें उनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जो दीर्घ स्वर होते हैं इनमें ह्रस्व से 2 गुना लगता है, और जो प्लुत स्वर होते हैं इनमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। प्लुत में क्या होता है कि जो प्लुत स्वर होते हैं वो हमारे जो मूल भाषा की व्याकरण है उसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसका हमारी जो हिंदी भाषा की जो व्याकरण है इसमें इसका प्रयोग नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है। तो इधर हमने लिख लिया ह्रस्व स्वर और इधर लिख लिया दीर्घ स्वर। अब इनको हम कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। ह्रस्व का अर्थ क्या होता है, छोटा, या इनको हम लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर या मूल स्वर, मूल या बीजाक्षर स्वर, बीजाक्षर स्वर। और इधर जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा या गुरु। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा या गुरु। इनको गुरु स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर, संधि स्वर। तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या की बात करें तो 4 होती है, और इधर इनकी जो संख्या होती है ये 7 होती है। तो इधर हमारे जो बीजाक्षर स्वर होते हैं या मूल स्वर होते हैं ये कौन कौन से 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 होते हैं, इन्हें मूल, लघु या बीजाक्षर स्वर कहा जाता है। इधर इनकी संख्या कौन 7 होती है, कौन कौन से होते हैं, दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ। तो 4 ये और 7 ये कुल मिलाकर के कितने हो गए, 11 हो गए। इनकी जो संख्या की बात करें स्वरों की, तो स्वर की संख्या की बात करें तो 11 होती है, और 2 हमारे अयोगवाह होते हैं, अंग और अह। ये हमारे क्या है, अयोगवाह है, अयोगवाह। अयोगवाह इनका जो प्रयोग होता है ये केवल स्वर के साथ में होता है, इनका प्रयोग कभी भी व्यंजन के साथ में नहीं होता है। अयोगवाह का प्रयोग हमेशा स्वर के साथ में होता है। इसे क्या कहेंगे, अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। और इसको क्या कहते हैं, विसर्ग, इसे विसर्ग कहेंगे। अब बात करते हैं जो हमारे दीर्घ स्वर हैं या गुरु स्वर हैं या संधि स्वर, ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जो जो हमारे पहले जो 3 दिए गए हैं, जो पहले 3 हैं, ये दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये हमारे हैं सजातीय संधि स्वर, सजातीय संधि स्वर। और जो लास्ट वाले जो 4 हैं, अंतिम जो 4 हैं, इन्हें विजातीय संधि स्वर कहा जाता है, विजातीय संधि स्वर। जो पहले जो 3 हैं जो हमारे सजातीय संधि स्वर और इनको विजातीय संधि स्वर। अब इसके बारे में जो हम विस्तृत चर्चा, जो हमारा अगला जो बिंदु होगा संधि का, इसमें हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे जो सजातीय स्वर हैं कैसे इनका योग होता है और कैसे विजातीय स्वर से कौन सा हमारा क्या कैसे योग होता है और क्या बनता है। अब बात करते हैं हम स्वरों का जो विभाजन है दूसरी आधार पर करेंगे। तो दूसरे आधार पर किस आधार पर करेंगे, ओष्ठ आकृति के आधार पर। दूसरे नंबर 2 करेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के
आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ओष्ठ आकृति के आधार पर भी स्वर हमारे दो प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। इसे अवृतमुखी और इसे व्रतमुखी भी कहा जाता है। व्रतमुखी, वृत्ताकार को व्रतमुखी और अवृत्ताकार को अवृतमुखी भी कहा जाता है। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, या व्रतमुखी या अवृतमुखी। तो कौन कौन से स्वर कौन कौन से होते हैं? जो हमारे वृत्ताकार के आधार पर स्वर होंगे, कौन कौन से स्वर होंगे? इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। उ और लघु उ और दीर्घ उ, ओ औ। लघु उ, दीर्घ उ, ओ औ। ये 4 हमारे होते हैं वृत्ताकार या व्रतमुखी। और अवृत्ताकार में कौन कौन से आ जाएंगे? जो हमारे शेष बचे हुए हैं वो सभी किसमें आ जाएंगे? हमारे अवृत्ताकार में या अवृतमुखी में। तो कौन कौन से हो जाएंगे? अ, दीर्घ अ, ई और दीर्घ ई, और ए, ऐ और री। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। और आपने एक वर्ड देखा होगा अ, इसको भी वृत्ताकार में शामिल किया जाता है। ये हमारा आगत स्वर है, आगत स्वर, या इसे गृहीत स्वर भी कहा जाता है। आगत स्वर या गृहीत स्वर, और इसे मेहमान स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है, इसलिए इसे गृहीत स्वर या आगत स्वर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद में, ओष्ठ आकृति के बाद में जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर तीसरा जो नंबर है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 अग्रस्वर, अग्रस्वर। नंबर 2 पश्च स्वर, और तीसरा जो वर्गीकरण है, जो दूसरा वर्गीकरण है, दूसरे स्थान पर मध्य आएगा, मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा वर्गीकरण है पश्च स्वर। 3 प्रकार से विभाजन हुआ है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। अग्रस्वर कौन होंगे? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग कार्य करता है, वो अग्रस्वर के अंतर्गत गिने जाते हैं। और जिनमें जीभ का मध्य भाग कार्य करता है वो मध्य स्वर होते हैं। और पश्च स्वर में, जिसमें जीभ का अंतिम या पीछे वाला जो भाग होता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। तो अब इनको हम याद कैसे रखेंगे? तो हमारा जो मध्य स्वर होता है, पहले हम यहां लिखेंगे, जो मध्य स्वर होता है ये कौन सा होता है? अ, लघु आ। लघु आ जो है
ये हमारा मध्य स्वर होता है। और इसके बाद में आपको जो भी इसमें जो 3 की गिनती के आकार में जो भी स्वर बनते हैं वो सभी आपको इसमें लिख देने हैं। कौन हो जाएंगे? दीर्घ आ, उ, दीर्घ उ, ओ, औ। तो ये हो जाएंगे हमारे पश्च स्वर। पश्च स्वर कितने हो गए? 5 हो गए। और मध्य स्वर हो गया 1। तो बाकी जो बचे हुए जो स्वर हैं वो सभी हमारे कहां आएंगे? अग्र स्वर में आएंगे। अग्र स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे? लघु ई, दीर्घ ई, री, ए, ऐ। तो 5 और 6 और 5 11, कुल मिलाकर के कितने स्वर हो गए? 11 हो गए। तो ये हमारा वर्गीकरण हो गया जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इसके बाद में हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर जो चौथा वर्गीकरण है तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है ये कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 संवृत स्वर। नंबर 2 विवृत स्वर। और नंबर 3 अर्ध संवृत। और नंबर 4 अर्धविवृत। नंबर 4 अर्धविवृत। संवृत का अर्थ क्या होता है? संवृत का अर्थ होता है बंद। और विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला। तो संवृत का अर्थ होता है बंद और विवृत का अर्थ होता है खुला। तो संवृत मतलब जो स्वर होंगे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख जो है हमारा लगभग बंद रहता है वो हमारे संवृत स्वर होते हैं। और जिनका उच्चारण करते समय मुख खुला रहता है पूरी तरीके से वो हमारा विवृत होता है। अर्ध संवृत में क्या होता है कि मुख हमारा आधा बंद रहता है और अर्ध विवृत में कहते हैं आधा खुला रहता है। तो अब इसमें हमारे स्वर कौन कौन से आते हैं? तो संवृत में हमारे कौन कौन से स्वर आएंगे यानी जिनके उच्चारण में मुख लगभग हमारा बंद रहता है? तो लघु ई, दीर्घ ई और ऊ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ और री। ये हमारे कौन से हो जाएंगे? संवृत स्वर। और विवृत स्वर कौन होता है? विवृत स्वर हमारा एक होता है जिसका उच्चारण करने में मुख पूरी तरीके से खुलता है और वो कौन सा होता है? दीर्घ आ। तो ये हो गया हमारा विवृत स्वर। अब बात करते हैं हम अर्ध संवृत। अर्ध संवृत का अर्थ होता है आधा बंद जिसका उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहे। तो अर्ध विवृत अर्ध संवृत में कौन कौन से स्वर आएंगे? ए, ओ, ए, ओ। और अर्ध विवृत में हमारा कौन कौन से स्वर आएंगे? अर्ध विवृत में अ, ऐ और ओ, औ, अ, ऐ, औ। और एक हमारा जो आगत स्वर होता है इसको भी शामिल किया जाता है इसमें अर्ध विवृत में। तो ये हो गया हमारा तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है कितने प्रकार से होता है?
चार प्रकार से होता है, संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। अब बात करते हैं हम अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर अनुनासिकता के आधार पर अनुनासिकता के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण करें तो दो प्रकार से होता है। अनुनासिकता के आधार पर दो प्रकार से होता है। नंबर एक, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, और नंबर दो, निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन होंगे? जिनका उच्चारण करते समय या जिनमें लेखन के समय चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु कौन होता है? ये हमारा जो है, इसे क्या कहेंगे? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, ये आपको जो चंद्रमा के आकार का जो दिख रहा है और ऊपर ये बिंदी लगी, तो इसे क्या कहेंगे? चंद्र बिंदु। अगर ये बिंदी ना लगी हो और केवल ऐसे मिले तो इसे क्या कहेंगे? अर्धचंद्र। अर्धचंद्र। तो जिन स्वरों के लेखन में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है वे हमारे अनुनासिक होते हैं, और जिनके लेखन में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता वे निरनुनासिक होते हैं। तो ये रहा हमारा स्वरों का वर्गीकरण। तो एक बार हम जो हमने स्वरों का अध्ययन किया है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले तो हम वर्ण की बात करें। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि हो जाती है। वर्ण के प्रकार की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन से मिलकर के हमारी क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजन से मिलकर के क्या बनती? वर्णमाला। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्ण हमारे स्वर और व्यंजन हो गए। स्वर की बात करें तो स्वर कौन होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं या जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जिनके उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। फिर हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण पहले तो हमने किया मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? जिनमें या इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर होते हैं, इनमें ह्रस्व से दो गुना समय लगता है। और जो प्लुत स्वर होते हैं इनमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। अब यहाँ पर हमने जो स्वरों का वर्गीकरण किया था, इसमें हमने यहाँ पर जाना कि हमारे कौन कौन से हमारे लघु स्वर होते हैं, कौन से दीर्घ स्वर होते हैं। तो लघु स्वर की बात करें तो अ, ई, उ और री, ये चार जो हैं ये हमारे लघु स्वर होते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या बीजाक्षर स्वर कहते हैं, और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इधर हमारे जो दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा या गुरु। तो इनको दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं। और इसके बारे में जो विस्तृत अध्ययन हम करेंगे संधि के जो चैप्टर में करेंगे, संधि का जो बिंदु होगा उसमें जो हमारा आगे आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। और इसमें जो हमारे संधि स्वर या दीर्घ स्वर हैं, ये इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। सजातीय संधि स्वर कौन होते हैं? जो अपने ही प्रकार के स्वरों के मेल से बनता है। जैसे हम यहाँ पर आपको एक बता रहे हैं, जैसे अ और अ मिलकर के क्या बना? दीर्घ आ।
तो ये क्या है हमारा सजातीय संधि स्वर। और आ और ई ये मिलकर के क्या बना ए। तो ये यहां पर क्या है हमारा विजातीय संधि रूप है और ये हमारा सजातीय संधि रूप। इसे हम क्या कहेंगे दीर्घ संधि रूप भी कहते हैं और इसे गुण संधि रूप कहते हैं। वो हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने किया ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वृत्ताकार और अवृत्ताकार या व्रतमुखी और अवृतमुखी दो प्रकार के होते हैं। व्रतमुखी कौन होते हैं जिनका उच्चारण करने में जो हमारी मुख की आकृति होती है या ओठ की जो आकृति होती है वो गोल हो जाए या व्रत के आकार की हो जाए। कौन कितने होते हैं 4 होते हैं। और जो अवृत्ताकार होते हैं ये कितने होते हैं 7 होते हैं। फिर है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं अग्रस्वर मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है वो अग्रस्वर कहलाते हैं और जिनके उच्चारण में जीभ का जो मध्य वाला भाग या बीच वाला भाग कार्य करता है वो मध्य स्वर और जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है वो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर है तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है 4 प्रकार से होता है समृत स्वर विव्रत स्वर अर्ध समृत और अर्ध विव्रत। ये समृत स्वर हमारे कौन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है और विव्रत स्वर कौन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख लगभग हमारा पूरा खुला रहता है। और जो हमारे अर्ध समृत हैं और अर्ध विव्रत हैं। फिर इसके बाद में अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर जो स्वर होते हैं अनुनासिकता के आधार पर हमारे कितने 2 प्रकार के होते हैं अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन होते हैं जिनके लेखन में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है वो अनुनासिक कहलाते हैं और जिनके लेखन में चंद्र बिंदु का प्रयोग ना किया जाए वे निरनुनासिक कहलाते हैं।